नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान हैं, खास शब्द तो हम इस मुलाकात के पहले लगाते ही हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा इसके पहले जो लोग हैं वो खास नहीं हैं। हमारे लिए हर मेहमान खास है, महत्वपूर्ण है। लेकिन आज जो व्यक्तित्व मेरे साथ हैं, उनके लिए मैं ढूंढ रहा था अल्फाज, शब्द तलाश रहा था कि कहाँ से उनका परिचय, उनका तारुफ, उनका इंट्रोडक्शन आप तक पहुँचाऊँ। ठहरा, सोचता रहा, फिर मुझे ये लगा कि उनका व्यक्तित्व एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सरलता, सादगी, सच्चाई और आध्यात्मिक स्वरूप को अपने व्यक्तित्व में समेटे है। जीवन में आप और हम बड़ी जद्दोजहद करते हैं आगे बढ़ने के लिए, जो आपका हमारा अधिकार है, हमें करना ही चाहिए। लेकिन सफलता तक पहुंचने का जो रास्ता है, वहां अगर कड़ी मेहनत की दरकार है तो कोई पीछे नहीं रहता उससे, सब लोग प्रयास करते हैं। लेकिन उसके साथ एक कॉम्बिनेशन जो होता है, जो शब्द मैंने दोहराए, सरलता, सादगी, सच्चाई और ईश्वर के प्रति अटूट निष्ठा। तो जिन व्यक्तित्व और विशिष्ट व्यक्तित्व से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, उनके व्यक्तित्व में ये सब कुछ शामिल है। एक ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया जहां संघर्ष रहा आरंभ से। एक दूर दराज के मध्य प्रदेश के आदिवासी परिवार में उनका जन्म होता है, छिंदवाड़ा में। और सार्वजनिक जीवन को वो चुनती हैं, आगे बढ़ती हैं, एजुकेशन की तरफ बढ़ती हैं, खुद शिक्षाविद होती हैं, कानूनविद होती हैं, सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ती चली जाती हैं। और ये स्थिति है कि मैं उनसे जब थोड़ी देर पहले कह रहा था तो उनके चेहरे पर एक मधुर मुस्कुराहट थी, लेकिन मैं फिर वही शब्द दोहराऊंगा कि वो देश की युवा राज्यपालों में अग्रिम पंक्ति में है। हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ की गवर्नर अनुसुईया उइके जी। प्रणाम करता हूँ आपको। कैसे याद करती हैं आप? अगर मैं एक फिल्मों में हमने देखा है कि टाइम मशीन होती है जो आपको अतीत में ले जाती है। अगर मैं आपको अतीत में ले जाऊं, एक छोटा सा शहर आज से 50-60 साल पहले का, और वहां आपका जन्म, बहुत सारे सपने रहे होंगे, लेकिन चुनौतियां और कष्ट भी बहुत थे। उन दिनों की तरफ जब आप मुड़ती हैं तो बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि कैसे मनोबल अपना बना कर रखते हुए आगे बढ़ा जाए। वास्तव में जब मैं अतीत के बारे में सोचती हूँ तो लगता है कि कभी ये कल्पना मेरे मन में तो नहीं था कि मैं कभी विधायक, मंत्री या सांसद और राष्ट्रीय स्तर पर या गवर्नर के रूप में। लेकिन इतना जरूर है कि जो एक उस जमाने में जो लड़कियों के प्रति और भेदभाव और जो कुछ भी सोच थी, यहाँ तक कि मेरे घर परिवार में भी जी। इस चीज को पसंद नहीं करते थे। और दूसरी बात है कि जब मेरा अपना उठना बैठना, मैं तो एक ग्रामीण परिवेश में ही मेरा प्रारंभ हुआ, वहीं मैं पैदा हुई रोना कला में जी। और 8वीं तक शिक्षा भी मुझे मिली। तो मेरा जो एक पारिवारिक जो हमारा संबंध थे, एक ऐसे परिवार के साथ था कि जहाँ पर वो बहुत ही बड़े लैंडलॉर्ड थे। और जब मैं उनको देखती थी तो मेरे मन में भी एक इच्छा होती थी कि काश मैं उतने लेवल पे तो नहीं, फिर भी चलिए जो भी है, मेरी इच्छा हुई उन लोगों से भी मिलकर कि मैं आगे पढूं, क्योंकि वहाँ 8वीं तक ही क्लास थी जी। तो फिर मेरे पिताजी और परिवार के लोगों ने मना किया कि नहीं, तुम आगे नहीं पढ़ोगी कैसे। तो फिर मैंने जिद किया, तो फिर मेरे पिताजी ने वहाँ से छिंदवाड़ा जिला जो है, उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ये 1 साल के लिए मैं हॉस्टल में किया और वहाँ 9th से मैंने शुरू किया। जब मेरा जो ग्रामीण परिवेश था तो वहाँ पर जब शहरी वातावरण में मैं गई तो मेरी बोली, मेरी भाषा, क्लास में भी वो स्वर मेरे निकल जाते थे तो लोग और हंसी के पात्र बन जाती थी, तो मन में बड़ा कष्ट भी होता था एक। तो फिर भी मैंने कहा कि नहीं, तो फिर धीरे धीरे करके अपने आप को थोड़ा मजबूत भी किया
मैं देखती थी कि दूसरे लोगों के पास अच्छे कपड़े और तमाम सारी चीज़ें, तो वहाँ तो हमारे परिवार में पिताजी बहुत छोटी नौकरी में थे जी और हम 6 बहनें थे जी और एक भाई, तो इतना सब कुछ कर नहीं सकते थे। तो मन में लगा था कि ये सब चीज़ें भी, मेरे को भी लगता था कि मैं भी उन लोगों की तरह कैसे रहूं, अच्छे कपड़े पहनूं। तब फिर उस स्थिति में मुझे लगा कुछ लोग ऐसे ही परिचय के लिए, ये जो कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट के लिए, कि अगर इसका एडवर्टाइजमेंट करोगी घर घर जाकर तो शायद इसमें कुछ कमीशन मिलेगी। तो फिर मैंने शुरू किया कि हाँ, तो दिन भर का मुझे 12 रुपए कमीशन मिला करता था। तो धीरे धीरे फिर उससे और भी उससे थोड़ी आने लगी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर कुछ इंश्योरेंस की जो है उसका काम भी किया मैंने। फिर एक साइकिल खरीदा, फिर हीरो मैजेस्टिक खरीदी और फिर घर के परिवार के लोगों में डांट तो पड़ती थी। घर परिवार के लोगों को जितनी तकलीफ नहीं होती थी उतने हमारे पड़ोसियों को, कि देखो तुम्हारी लड़की कैसे घूमती है, किस तरीके से मतलब जाती है, तो वो डांट पड़ती थी। तो वो चीज़ मुझे कसक लगती थी। और दूसरी बात है कि अमीरी गरीबी का जो नज़रिया था, दूसरी बात है कि जातीयता का भी। फिर मैं कॉलेज में पहुंची इस दौरान, और जब देखा कि कॉलेज में वहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज शिफ्ट हो गया, तो उस समय लड़कियां भी जो थी फर्स्ट ईयर से लेकर, तो 5 किलोमीटर पैदल आना जाना। तो फिर मेरे मन में आया कि नहीं ना, क्यों ना, थोड़ा बोल्डनेस मेरे मन में भी आया था, जो चैलेंज लोगों की चुनौतियों से। फिर मैंने कहा कि नहीं, इन लोगों के लिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि अगर डिपो से बस की व्यवस्था, अगर तुम जाकर बात करो मैनेजर से, और अगर उनको ये सूट होता है तो उनको लाने ले जाने के लिए शिफ्ट। तो मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि महीने में इतना पैसा लगेगा। मैंने लड़कियों से बात की कि इस तरह का, तो बोले हम सब तैयार हैं। तो सारी व्यवस्था जो है लड़कियों से कलेक्शन करके और मैं डिपो में जमा और वहाँ उस समय मैंने ये शुरू करवाई उनके लिए बस का। और धीरे धीरे लोगों में, थोड़ी सी छात्राओं में लोकप्रिय हो गई ये काम करने से। तो सभी लोग मुझे अन्नू दीदी के नाम से, और अपना बस एक धुन रहती थी कि बस करके दिखाना। हाँ, बस में जो है लड़कियों को खुशी मिलती थी मुझे। तो बस वहीं से मेरा राजनीतिक जीवन का दूसरा सफ़र शुरू हुआ। फिर उसी दौरान कॉलेज में मैं रोटरी क्लब वगैरह से, एनएसएस के उसमें, तो ये जो चीज़ें भी मुझे वहाँ से भी कुछ सीखने को मिला। एनएसएस में एक भावना डेवलप होती है, किसी भी काम करने में छोटा नहीं होता। और ये सब चीज़ों का कैंपों में जाती थी रोटरी क्लब के माध्यम से, वहाँ भी अच्छे लोगों का भी मेरा कांटेक्ट हुआ। ये तो बहुत आपने एक बड़ा रहस्य भी खोल दिया कि किस तरह से अन्नू दीदी जो एक ग्रामीण परिवेश से आईं, और उन्होंने किस तरह से अपने हौसले से, जैसा वो एक शेर बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि उड़ान पंखों से नहीं हौसले से होती है। तो हौसले से एक ग्रामीण परिवेश की छोटी सी लड़की अन्नू दीदी बन गई। कॉन्फिडेंस इतना। इसी पर मेरा सवाल है आपसे। हम सब टूटते हैं, मैं भी बहुत टूटा जीवन में, बहुत कई बार कॉन्फिडेंस ऐसा लगा। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म था, जहाँ आर्थिक चुनौतियाँ थीं, जहाँ परेशानियाँ थीं। कई बार कॉलेज के दिन मुझे याद आते हैं कि मेरे दोस्तों के कपड़े बड़े शानदार होते थे और मैं आमतौर पर अपने उन्हीं कपड़ों को प्रेस करके ले जाता था जो धुलते होते थे, सूखते होते थे। ऐसे में कॉन्फिडेंस को बना कर रखना, कई नौजवान जो युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि अन्नू दीदी से आज छत्तीसगढ़ की गवर्नर तक का ये सफ़र आसान नहीं होता। कैसे आपने अपने को समझाया जब लोग हंसते थे, जब मजाक उड़ाते थे, और वो उम्र होती है 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, वहाँ बहुत कठिन होता है। ये जरा हमको मंत्र दीजिए आज आप। ये तो ऐसा था कि कई बार मन में मतलब ऐसा लगता था कि मैं उसको हमेशा एक चुनौती मानती थी कि अच्छा, ये जो मुझे इस तरह के कमेंट्स मिलना लोगों की नेचुरल है बहुत सारे चीज़ों का। तो फिर मैंने मन में ही सोचा कि घर परिवार में भी डांट पड़ना, और उस समय शाम के टाइम तो लड़कियों को बाहर भी नहीं जाने देना,
तो फिर मेरे मन में अंदर ही अंदर लगता था कि मैं एक दिन इनको जरूर कुछ करके बताऊंगी, एक अंदर से। और दूसरी बात, मेरे को एक इंटरेस्ट था, अच्छे अच्छे महापुरुषों की मैं और नॉवेल वगैरह पढ़ा करती थी, तो उसमें से जो कुछ ऐसे सार निकलते थे तो मुझे फिर वो चीज़ याद आती थी कि वो कहानी, कि देखो इनके जीवन में भी इतना संघर्ष आया और इसके बाद वो सब ठीक हो गया। कौन सी किताब याद आती है उस दौर की? उस समय मतलब मनोज, एक जो काफी पॉपुलर होती थी, बंस करके जो है राइटर, और शेक्सपियर की भी मैं पुस्तकें पढ़ती थी जी। और ऐसे वो सामाजिक जो सोशल उसमें रहती थी वो नॉवेल वो मैं रोज का पढ़ती थी। एक वो एक आता था व्यक्ति जो शाम को हर दिन परिवर्तन करके और दूसरी नॉवेल दे दिया करते थे। तो उन चीज़ों से, दूसरी बात है कि जो आध्यात्मिक पुस्तकें हुआ करती थी तो और वो महापुरुषों के और आध्यात्मिक विचारों को, तो वो चीज़ों ने मुझे एक आत्मविश्वास पैदा किया। वरना मेरे तो मतलब लगता था कि घर परिवार बाहर सबसे मैं तो कोई कुछ कर ही नहीं सकती थी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे साथ अच्छे लोगों का भी एक सपोर्ट होना ज़रूरी है, जो सकारात्मक सोच कर। तो कुछ ऐसे भी लोग मिले मुझे कि जब भी कोई ऐसी परेशानी होती थी तो मैं उनसे मिलती थी कि ऐसा हो गया, क्या करना है। तो फिर कॉलेज लाइफ में जब पहुंची तो इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ ली। मैं पहला चुनाव वाइस प्रेसिडेंट का लड़ी, तो उस समय सफलता नहीं मिली। तो काफ़ी उस समय का भी मैंने अपना विरोध, अपना अपमान, ये सब कुछ झेला। अब जैसे कोई हार जाता है ना तो उसके हाय हाय के नारे और मुर्दाबाद और दुनिया भर का जो भी है, तो भी फिर मैंने देखा। फिर इसके बाद सेकंड बार जब चुनाव हुआ, फिर मैं चुनाव लड़ी वाइस प्रेसिडेंट का, ज्वाइंट सेक्रेटरी का, तो फिर उसमें सफलता मिली। फिर वाइस प्रेसिडेंट का, फिर उसमें सफलता मिली। तो ये चीज़ों में और लोगों का, फिर सारे लोगों का जो मिलता गया। ये सफ़र जब चला तो एक और बहुत दिलचस्प सवाल मेरे मन में आता है। जो बिटिया होती है उसका पापा से बड़ा लगाव होता है, आपने बताया। तो घर में सपोर्ट किसका था आपको ज़्यादा, पापा का था, मम्मी का था? इस मामले में तो देखिए, वो लोग डरते थे। हालांकि माँ बाप को तो अपने बेटों के प्रति स्नेह तो रहता है, लेकिन समाज के डर की वजह से और उनको अपनी इज्जत का जो है। अच्छा, मेरे पिताजी क्या थे कि उनकी इज्जत बहुत थी गांव में। वो एक पटवारी थे जी, तो लोग उनकी बड़ी इज्जत करते थे, प्रतिष्ठा थी और लोगों की भी वो बहुत मदद भी करते थे। तो हमको तो उनके पिताजी के ही नाम से लोग जानते थे, तो उनको लगता था कि इस तरह से कहीं और बेटी की कोई चीज हो जाए तो मतलब वो इज्जत माँ बाप के ऊपर ही टिकी रहती है। जब लोग कहते थे कि देखो तुम्हारी लड़की किस तरीके से, बहुत ऐसे शब्दों का उपयोग करते थे, तो उनको, तो फिर मैं भी उनकी बात को सुन लेते थे। मैं तो सोचती थी कि ये तो नेचुरल है कि एक अच्छे के लिए भी कह रहे हैं, मगर कुछ चीज़ों का डांट खाकर भी मैं आगे बढ़ती रही। हाँ, और फिर इसके बाद चुनाव के बाद फिर प्रोफेसर लोग और ये सारे पूरे जिले में एक लोकप्रियता हो गई। फिर एक बार कॉलेज से मेरा एमए फाइनल हुआ तो प्रोफेसर लोगों ने कहा कि अब तुम बहुत समाज सेवा करती हो, अब तुम अपने लिए भी कुछ सोचो जी। तो मैंने कहा क्या करें, तो बोले जाओ वो नया कॉलेज खुला है वहाँ से 50 किलोमीटर दूर तामिया में, तो बोले अभी अपॉइंटमेंट पोस्ट खाली है, तुम अपॉइंटमेंट ले आओ। तो मुझे मैंने कहा क्या करना है, तो बोले ऐसा ऐसा। फिर उस समय कॉलेज के समय से मेरा संपर्क संबंध वहाँ के जो पाटनी जी थे, विजय कुमार पाटनी जी, उनसे मुलाकात थी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि खाली है जगह, और चूंकि स्टूडेंट लीडर भी थी वो भी जानते थे, तो ठीक है। फिर मैंने एप्लीकेशन जो भी मेरा अपना दिया। मैंने, देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं आपको बताएं कि जीवन में इतनी आसानी से आज जो नौकरी उस समय की जो है, मैं 2 महीने के लगभग बस से अकेली जाती थी और वल्लभ भवन में मैं खड़ी रहती थी दिन भर अपॉइंटमेंट के लिए, और बड़ी पीड़ा भी होती थी, कष्ट एक लड़की के लिए
कि मैं अकेली जा रही हूँ। कितने घंटे लगते थे तब छिंदवाड़ा से सुबह भोपाल? जाओ तो रात को जाओ, शाम को तो वो सुबह पहुंचती थी बस में। और 2 महीने आप इंतजार करती रही? हाँ, और वहाँ चक्कर लगाते रही हर 10 दिन 15 दिन में कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर। मतलब ये जो फाइलों का जो है, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ें मैंने ज़िंदगी में देखा कि लोग को कितना पापड़ बेलना पड़ता है। फिर उन्होंने वो आदेश हुआ और फर्स्ट अपॉइंटमेंट नया कॉलेज मैंने स्टार्ट किया 6 बच्चों से, ढूंढ ढूंढ कर उन बच्चों का एडमिशन कराया। और रोज अप डाउन बस से मैं जाती थी छिंदवाड़ा। फिर वहाँ एक मकान लिया मैंने 1 कमरे का। फिर सप्ताह में एक बार एक ही बस चलती थी। पहली तनख्वाह याद है आपको? 900 रुपये का तो एडाक में जो हुआ था, इकोनॉमिक्स का मेरा वो उसमें हुई। तो फिर उसके बाद वहाँ भी वही भाव था, लोग आते थे, मैं जाती थी स्टूडेंट को कि चलो तुम लोग गांव में चलो मेरे साथ, पूछो इनकी क्या स्थिति है, क्या करते हैं, सरकार की नौकरियों के जानकारी योजनाओं की है कि नहीं। फिर उनको बताती थी, कुछ लोग आते थे, फिर मैं उनके फार्म लाकर, मतलब जो वही जो रहता था कि उनकी मदद करना किसी भी तरह का। तो एक उस क्षेत्र में भी थोड़ी सी लोकप्रियता बढ़ गई, कोई भी काम हो तो लोग मेरे पास आने लगे। तो ये धीरे धीरे करके तो इस तरह का हुआ कि उस समय फिर एक दिन अचानक चुनाव आ गए 85 में। तो वहाँ पर एक ट्राइबल लीडर और ट्राइबल का जो मेरा अपना नाम था, तो कहा कि तुम चुनाव लड़ोगी क्या? तो मैंने कहा, तो मैंने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो अगर आप लड़ाएंगे तो लड़ लूँगी, मेरे अकाउंट में तो कुछ पैसे है ही नहीं। तो फिर बोले ठीक है। मैं आपको यकीन नहीं होता, अकेली गई दिल्ली, उन्होंने बुलाया, मेरे कोई फॉलोअर नहीं थे जी। एक विश्वास था पब्लिक का जनता के बीच में, पता नहीं क्यों इतना कॉन्फिडेंस। और फिर टिकट मिल गई तो लोग मजाक उड़ा रहे थे कि कहाँ से चुनाव जीत जाएंगी, इनके पास तो इतना कुछ भी नहीं है। तो पता नहीं एक विश्वास था अपने आप को, खुद को। तो फिर प्रचार जैसे भी हुआ। ये पहला चुनाव आपका 85 का। 85 का। एक और जो प्रश्न मेरे मन में आ रहा है वो ये है कि मैंने लोगों को बहुत बदलते देखा है। पद, समझदारी, आगे बढ़ते बढ़ते वो बदलते चले जाते हैं। जितने सीधे वो शुरू में होते हैं जब उन्होंने अपना जीवन आरंभ किया, उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि उनमें कुटिलता आ जाती है, लेकिन वो चतुर होते चले जाते हैं। और मैं बोलचाल की भाषा में कहूँ तो चालाक होते जाते हैं। और उसी के साथ समाज ये मानता है कि इनका प्रभाव भी जो पहले था वो अब नहीं है। आपने अपनी सरलता को कैसे बचा कर रखा? बड़ा कठिन है ये, क्योंकि सबसे कठिन दुनिया में सरल होना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस परिस्थिति में मैं निकल कर आई थी और जिन चीज़ों से मैंने हर चीज़ उस समय देख लिया था, उतार चढ़ाव, और कोई पद प्राप्त करने के लिए मैं काम नहीं कर रही थी। ये तो ऑफर आया, चुनाव लड़ ली और मैं जीत गई। और कॉलेज का भी ऐसा है कि उसके लिए जो संघर्ष किया, तो और जो अंदर से एक भावना मेरे शुरू से ही थी कि कोई की लोगों का काम करती थी, जो आनंद आता था मुझे, जो सुकून मिलता था, ये सबसे बड़े जीवन को मेरे को और काम करने के लिए प्रेरित करता था जी। और इसके कारण क्या है कि हर लोग, मतलब क्षेत्र में भी इतना, हर लोग चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के क्यों ना हो, सब लोग लाइक करने लगे और उनके लिए दौड़ती थी। बिजली, पानी, सड़क, जितनी भी मांगे, और विधानसभा में क्वेश्चन उठाना। घमंड क्यों नहीं हुआ आपको? आप अपनी सरलता को कैसे बचा पाए? क्योंकि इसके बाद जब विधायक बन जाता है, मंत्री बन जाता है, दिल्ली आने जाने लगता है, बड़ी बड़ी बातें होने लगती हैं, तो घमंड आ जाता है। अब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि मेरे पास कोई किसी चीज की अपेक्षा लेकर मैं काम नहीं कर रही थी। उत्तर मिल गया उत्तर जी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के काम करता है, बहुत सुंदर बात है, तो उसके मन में ये सारे भाव या ये अहंकार नहीं आता। और मुझे शुरू से ही इस चीज का ये लगता था कि मतलब एक राजनीतिक क्षेत्र में मतलब काम करने वाला व्यक्ति, और मुझे लगता था कि कहीं मुझे ईमानदारी या किसी तरह की मेरी इमेज पर ऐसा आरोप या बदनामी ना मिले। और बाद में मैं, आपको विश्वास नहीं होता, दूर से लोग आते थे जब गांव से, तो मन में रखता था कि ये गरीब व्यक्ति इतनी दूर से आया। तो आप बताइए, ये मन में जब कोई संवेदना होती है ना, तो मैं उससे पूछती थी कि तुमने खाना खाया कि नहीं, किराया का पैसे है कि नहीं।
तो उस समय से मैं उनको लिए किराए के पैसे तक मैं अपनी जेब से देती थी। ओहो, तो इसलिए वो जो क्षेत्र के आज भी लोग मेरे विधानसभा का मतलब एक एक व्यक्ति वो आज भी उतना ही सम्मान और इज्जत के साथ देखता है जी। जो भी राजनीतिक जीवन का। और कभी कभी मैं कहती हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति पब्लिकली पॉपुलर होता है तो राजनीति में मैं अपने आप को मानती कि उसके लिए अभिशाप हो जाता है। बिल्कुल ठीक कर रही हैं, बिल्कुल ठीक कर रही हैं। और शायद यही मेरे लिए अभिशाप हो गया जनसभा। फिर भी मैंने उस चीज को निराश नहीं हुई और मैंने कुछ परिस्थिति ऐसी आई कि देखिए मेरे जीवन का एक बड़ा सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने का मेरा स्वभाव रहा जी। अपमान और कोई उपेक्षित करे, और यही सोचकर मेरे मन में बड़ी पीड़ा होती थी। अचानक ऐसे कुछ दृश्य आया लोकसभा का, जब सारे लोगों ने कहा कि तुम यहाँ पर अगर मान सम्मान चाहती हो, तो मन में पूछा कुछ लोगों से क्या करना, तो एकदम निश्चय आया ये बात तो सही है, जब मेरे को जीवन में कुछ चाहिए ही नहीं तो जहाँ सम्मान मिलेगा। तो अचानक निर्णय लिया और फिर मैंने 91 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई जी। और फिर उस समय जितना मतलब मेरे कामों को जो जिम्मेदारी मिलती रही करते रही, कोई पद क्या मिलेगा नहीं मिलेगा जहाँ, तो पार्टी ने, मैं आपको सच बता रही हूँ कि बिना मांगे ही मुझे इतना सम्मान दिया। शायद मैं अपेक्षा बिल्कुल नहीं थी कि मैं कभी मतलब संगठन में महत्वपूर्ण पद से लेकर 2 चुनाव 93, 98 में लोग अपने आप, मेरे लिए आपको सच बता रही हूँ कि लोग 3-3, 4-4 विधानसभा से मेरी मांग करते थे कि छिंदवाड़ा के लोग बोलते थे कि हमारे इस क्षेत्र से लड़ो, दमुआ से लड़ो, कोई अमरवाड़ा से, कोई मंडला से नैनपुर के लिए। मैंने बहुत दौरा किया। जी जी जी। कोई बोलता था लखनादौन। मैं परेशान हो गई, फिर मैंने पार्टी के ऊपर छोड़ दिया, आप जहाँ से आदेश दे मैं लड़ूं। कमाल है। तो फिर सफलता तो नहीं मिली जी। उस समय, थोड़ा सा अब क्या बताएं, होता है राजनीति में। और फिर 98 में भी सफलता नहीं मिली। फिर देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, तब दिल्ली में कुछ आयोग में चाहिए था एक महिला और ट्राइबल की, तो अचानक मुझे फोन आया, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ये आयोग में करना क्या पड़ेगा, और दिल्ली जैसे शहर में। तो जो भी मेरा काम को और पार्टी ने वहाँ भी जो सम्मान दिया। फिर उसके बाद वहाँ का कार्यकाल समाप्त हुआ 5 साल के बाद। फिर मुख्यमंत्री जी शिवराज जी बने, तो उन्होंने आयोग का अध्यक्ष बना दिया। फिर ही कुछ समय वहाँ पर रही कि अचानक हाईकमान से नहीं आया ही नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ टीवी में मेरा नाम चला, मेरा, सुषमा स्वराज, विक्रम वर्मा और केसरी जी, कि ये इनको राज्यसभा मनोनीत किया जा रहा है। फिर अचानक सीएम साहब फोन आया, तो मैंने कहा भी कि मैं यही बहुत संतुष्ट थी। आपने कहाँ भेज दिया? फिर दिल्ली। दिल्ली की लाइफ इतनी ऐसी नहीं है, अगर सोचे अपन जैसे लोग ना, अपने को अपना ही स्टेट और अपना ही घर अच्छा लगता है। तो मैं बहुत सुकून महसूस कर रही थी। फिर मैंने उनसे कहा आप कहाँ दिल्ली मेरे को भेज दिए? फिर बोले हाई कमांड ने निर्णय लिया। मैं आपको ये बात बिल्कुल सच बता रही हूँ, जो मेरे जीवन का एक एक क्षण, जब आपने पूछा कि आपको इतना क्या हुआ, तो फिर वहाँ चली गई। अब वहाँ का कार्यकाल समाप्त हुआ, फिर संगठन में दायित्व दे दिया। मैंने जब वहाँ पर ज्वाइन किया और जो जिम्मेदारी और जो अधिकार ट्राइबल के लिए था, तो मैंने जब देखा कि इतना प्रावधान, इतना अधिकार, इसके बावजूद भी इस तरह का उन लोगों के साथ अन्याय क्यों? आपको यकीन नहीं होता। तो क्योंकि ये मैंने देखा था कि मैं जाती थी वल्लभ भवन और क्या मेरे अंदर पीड़ा होती थी। तो जो 100 किलोमीटर दूर से अपने अधिकार, अपने लिए न्याय मांगने आता था, मैंने कह रखा था पूरे अपने अधिकारी कर्मचारियों को, बाहर से आने वाला हर व्यक्ति का मान सम्मान यहाँ मिले, उनको बिना पानी चाय। तो ये जो भाव ने लोगों में, और फिर उनका जो काम था, मैं अंतिम समय तक, जब तक न्याय नहीं मिल जाता था, लोग तो एकदम हाँ सुन लिए, देख लेंगे, कर लेंगे। मैं हर पूरे लोगों को मैंने ये कहा था कि नहीं, फीडबैक लो, क्या हुआ उसका काम। ऐसे ऐसे काम मैंने किया कई लोगों को, जो शायद संभव ही नहीं था। अब आपको एक और बता दूं इसमें कि मेरा तो उस समय मतलब मैं आपको बताएं कि इसके जो लोग मतलब मुझसे कितनी अपेक्षा करते थे।
तो सुबह 11 बजे हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमारा पूरा डेलीगेशन उनसे उनको बधाई देने गया था जी कि आप प्रधानमंत्री जी बन गए हैं, तो हमारे तरफ से कमीशन आपको धन्यवाद, आभार व्यक्त। तो उसमें मेरी एक आदत है कि जो भी मैं करती हूँ इसका एक फीडबैक मैं ज़रूर पूरा बना के और इसकी रिपोर्ट में ज़रूर देती हूँ। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को दिया और इसके बाद मैं आ गई। तो जो भी हुआ, अब दूसरी पुस्तक पीएमओ से आई कि एक पुस्तक और मंगाई, तो मुझे सोचा है कि पता नहीं क्या बात है। अचानक 8:30 बजे पीएम साहब का फ़ोन आता है, तुम कहाँ हो? सर मैंने कहा मैं दिल्ली में हूँ। बोले एक जिम्मेदारी दे रहे, क्या दे रहे हैं वो नहीं बताया। और फिर इसके बाद 8:30 बजे की बात है, तो मैं रात को सोचते रही, भगवान कहीं संगठन में मैं क्या होगा, मुझे तो इन लोगों की बड़ी उम्मीद है, मैं काम कर रही हूँ, लोग बड़ा मुझ पे विश्वास किया। और उसके सेकंड दिन मैंने 8 जिलों के कलेक्टर और सारे लोगों को सुनवाई के लिए बुलाया था। थोड़ी देर के लिए मैंने कहा मैं थोड़ा 5 मिनट के लिए बाहर जाती हूँ, फिर मैं अभी आती हूँ। 2, 3, 4 जिले तो मैंने निपटा दिया था। और उस दिन 200 के लगभग आए थे लोग, पूरे पूर्वांचल के। फिर जैसे ही लोग बड़े खुशी के मारे, मेरा स्टाफ आया और टीवी में देखा मैडम गवर्नर बन गई, तो मुझे भी बड़ा थोड़ा सा दुख हुआ, मैं आपको सच बता रही हूँ। और उन लोगों के आंसू आने लगे जी कि अब हमारा क्या होगा। आप बताइए कि जो मेरे अंदर की जो उनकी संवेदना थी, उनके लिए मुझे बड़ी खुशी मिलती थी। और वो इस उम्मीद से आए थे कि अब हमको न्याय मिल जाएगा। और तो ये बताइए कि इस तरह का जो एक संबंध मेरा और लोगों के साथ जुड़ा था, क्योंकि ये जो चीज़ें मुझे एक पता नहीं क्या था कि उनको ऐसा लगता था कि मैं क्या इनके लिए कर दूं। बिना सरकारी उसके ऐसा मेरा स्वागत अभिनंदन करते थे हर जगह। 100-100 किलो की माला लेके पहनाते थे, जबकि मैं आयोग में थी। आयोग में थी आप जी। पूरा एयरपोर्ट से लेकर और वहां तक का एक वो था। तो ये मुझे काम करने के लिए और उनका जो अपनत्व मिलता था, इसने ये मेरी सबसे मतलब मेरे लिए एक ऊर्जा थी। बिल्कुल, यही मैं सोचता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए, मैंने जीवन में बहुत कम सुना है कि किसी सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे संवैधानिक पद गवर्नर वो बनने पर दुख हुआ। पूरी बातचीत में आपने देखा कोई छिपाव नहीं है, कोई दुराव नहीं है। ये आज भी वैसी ही हैं जैसी छिंदवाड़ा में इन्होंने पहली साइकिल खरीदी होगी, पहली बार अपनी हीरो जो मोपेड है उस पर जब दौड़ी होंगी। ये बहुत आसान नहीं है साहब, बहुत आसान नहीं। जीवन हमें हर पल ये सिखाता है कि घाघ हो जाइए, चतुर हो जाइए। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, वो युवा नौजवान लड़के लड़कियां जो इस बातचीत को देख रहे हैं, आप अपने भीतर अन्नू दीदी को हमेशा जीवित रखिए, आगे बढ़िए। जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, सफलता आपका इंतजार कर रही है। मैं बहुत हृदय से आपका आभारी हूं, मन को छूने वाली इस बातचीत के लिए प्रणाम करता हूं आपको, बहुत धन्यवाद। खास मुलाकात में इतना ही, अगली बार एक और खास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।